कीजिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। देखिए, जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भड़काओ, देश के टुकड़े टुकड़े करवाओ और फिर किसी टुकड़े पर राज करने की सोच रखो। अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं। क्या अब सरकारें जेल से चलेंगी? ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है। ये लग नहीं रहा कोई नेता है, वैसे मतलब लग रहा है कि कोई हैंडसम बॉय है। मैं क्रिकेट खेलता रहा तो मुझे पता है हैट्रिक का मतलब क्या होता है। चलिए चलो क्या के मारता हूँ, देखो ऊपर ऊपर मारे। हमारी लाइट और वीडियो वॉल में करवाना। चलो चल। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनकी पहचान के कई पहलू हैं। ये क्रिकेट के धुरंधर रहे हैं और रणजी खेल चुके हैं। ये हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे कम उम्र वाले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही बीसीसीआई के दूसरे युवा अध्यक्ष भी बने। देशभक्ति ऐसी कि टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बनने वाले पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन गए और संसद रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं। जब वो अपने सियासी विरोधियों पर वार करते हैं तो उनकी धार जोरदार होती है। स्वागत कीजिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। तो आज के कार्यक्रम का हमने जो नाम दिया है वो दिया है सियासत का 2024। जैसे क्रिकेट का 2020 होता है, आईपीएल चल रहा है, ऐसी सियासत का 2024 है। पहले देख लेते हैं कि अनुराग ठाकुर साहब के बारे में, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया है और साथ ही साथ फिर सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 2024 चुनाव की तपिश बढ़ चुकी है और सियासत के T24 में मोदी सरकार के यंग और डायनामिक चेहरे अनुराग ठाकुर ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अरे मैं तो इस महान जनता का धन्यवाद करने आया हूं जिन्होंने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हिमाचल के हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के एनर्जेटिक अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभालने तक अनुराग ठाकुर टीम मोदी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। मैडम, ये साफ पता चलता है राहुल गांधी ने देश के सामने झूठ बोला है, सदन को गुमराह किया है। देश से माफी मांगे, सदन से माफी मांगे। साल 2011 में कोलकाता से श्रीनगर तक तिरंगा यात्रा निकालकर अनुराग ठाकुर यूथ के बीच काफी पॉपुलर हुए, अपना एक अलग नाम और मुकाम बनाया। भारत माता की, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है। चुनावी समर के बीच आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ देखिए अमीश देवगन का जानदार और शानदार संवाद। तो एक बार फिर जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए अनुराग ठाकुर जी का। अनुराग जी, आप 400 पार की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी आई और नरेंद्र मोदी बन गए प्रधानमंत्री तो देश में लग जाएगी आग। देखिए, जिनका सदा काम यही रहा कि दंगे भड़काओ, देश के टुकड़े टुकड़े करवाओ और फिर किसी टुकड़े पर राज करने की सोच रखो। आज देश में वो राजनीतिक दल जो 60 साल सत्ता में रहा जी, वो ये कहता है कि मोदी आएंगे तो देश में आग लगा देंगे। वो लोग, बहुत चिंता की बात है। इन्होंने 2014 में भी कहा मोदी आएंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे। मैं आज 10 साल के बाद पूछता हूँ,
क्या ये सच्चाई नहीं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल काम किया, जी, सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। अगर 4 करोड़ पक्के मकान बने, 12 करोड़ शौचालय बने, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला, 12 करोड़ घरों को नल से जल मिला और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला, तो किसी में भेदभाव तो नहीं किया। हमने न तब हिंदू सिख मुसलमान को अलग रूप में देखा था, एक ही देखा था, आगे भी वही करेंगे। हमने केवल इतना किया है कि इनके समय भ्रष्टाचार शासन था, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, वहाँ से निकालकर आज भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और मोदी जी तीसरी बार आएंगे, अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि पूरा का पूरा चुनाव फिक्स है। राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा है, मैं आपको बाइट सुना देता हूं राहुल गांधी की और फिर आपका रिएक्ट लेता हूं। राहुल गांधी की बाइट प्ले करिए। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। राहुल जी को क्यों लग रहा है ये चुनाव फिक्स है? देखिए, जिन्होंने हार पहले मान ली हो, कभी ठीकरा न्यायालयों पर फोड़ते हो, कभी इलेक्शन कमीशन पर फोड़ते हो और कभी ईवीएम पर फोड़ते हो, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि कांग्रेस कहां कहां गलत है। आज ये कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, ये आरएसवीपी पार्टी बन गई है। आरएसवीपी, राहुल सोनिया वाड्रा प्रियंका पार्टी। और इसीलिए कांग्रेस पतन की ओर आगे बढ़ रही। भारत का लोकतंत्र भारत की ताकत है। आज अगर एक ट्राइबल इलाके से आने वाली महिला अपनी काबिलियत के आधार पर पार्षद से लेके विधायक और विधायक से लेके देश के राष्ट्रपति के पद तक आती हैं, तब ये महिलाओं को अपमानित करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के चुनाव हो जाते हैं, डीडीसी के चुनाव होते हैं, तब इनको लोकतंत्र वहाँ दिखता नहीं है। अगर ये कहीं पे चुनाव जीत जाएं तो राहुल गांधी की जीत है, अगर हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ो या ईवीएम पे ठीकरा फोड़ो। पर राहुल जी को विश्वास क्यों नहीं है? ईवीएम पर विश्वास क्यों नहीं? उनको क्यों लग रहा है कि फिक्सिंग होती है? वैसे आप सबको पता है ईवीएम कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। कांग्रेस लाई थी, राजीव गांधी जी की सोच थी। अब राजीव गांधी की सोच को अगर राहुल गांधी जी ना माने तो मैं क्या करूं? एक सवाल आपने बोला कि ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए, लेकिन अब राहुल गांधी गारंटी लेके आए हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर। उन्होंने बोला 25 गारंटियां हैं और 5 न्याय देंगे हम। गारंटी कौन दे रहा है? राहुल जी दे रहे हैं, खड़गे जी दे रहे हैं। गारंटी वो दे रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं है। और मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण दे सकता हूं। राजस्थान में इन्होंने गारंटी दी, फेल हो गए। छत्तीसगढ़ में गारंटी दी, फेल हो गए, बाहर चले गए। इन्होंने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में गारंटी दी, वहाँ सरकारें बनाई और हिमाचल प्रदेश के इनके विधायक छोड़ के चले गए। हालत देखिए कांग्रेस की। ये गारंटी इन्होंने पिछले बार भी दी थी, कहा था 72,000 रुपया हर महिला को देंगे। दिया क्या? लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। देश में एक ही गारंटी चलती है, वो है मोदी की गारंटी। क्योंकि राहुल जी की गारंटी पर आपको यकीन नहीं है, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन कांग्रेस को तो राहुल जी की गारंटी पे पूरा यकीन है। और वो कह रहे हैं कि इस बार सरकार जब आ रही है, वो कह रहे हैं जब कांग्रेस की सरकार आ रही है तो एक और गारंटी दे रहे हैं, वो है कि जातिगत जनगणना की गारंटी, नौकरी की गारंटी। आप इंदिरा गांधी जी का प्रधानमंत्री रहते हुए लाल किले की प्राचीर से भाषण निकालिए। वो कहते हैं हमें इन ताकतों के खिलाफ लड़ना है जो जातिवाद, क्षेत्रवाद ये फैलाने का काम करते हैं, हमें देश को एक रखना है, इंदिरा जी ने कहा। आज राहुल जी क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण को अलग करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में जाके खड़े हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग करने की जो नेता हैं उन सबको कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं, जो भारत का नामो निशान मिटाने की बात करते हैं उनको कांग्रेस में शामिल करा लेते हैं, और अपना चुनाव लड़ने जब वायनाड में जाते हैं
तब देश विरोधी संगठन एसडीपीआई जैसी संस्थाओं का अपना सहयोग लेते हैं, पीएफआई उनको संरक्षण भी देते हैं, सहयोग भी लेते हैं। ये कैसी राजनीति राहुल गांधी जी की है, जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है। ना जाने कितना नफरत का सामान इन्होंने भर के रखा है, जो देश में आग और लगाना चाहते हैं। जी चलिए, ये तो राहुल गांधी की बात हुई, लेकिन अनुराग जी अब मेरा सीधा सवाल है कि आप सरकारें जेल से चलेंगी इस देश में? ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रामलीला मैदान पर आज से 12 साल पहले आंदोलन शुरू करते हुए कहा था कि मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आज वो सारे भ्रष्टाचारियों के साथ उसी रामलीला मैदान के मंच पर थे, जहां चारा घोटाले वाले भी थे, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले वाले भी थे, नेशनल हेराल्ड घोटाले वाले भी थे, 2G स्कैम वाले भी थे, कॉमनवेल्थ खेल स्कैम वाले भी थे। ये अरविंद केजरीवाल जी की 12 साल की यात्रा है, जो कहते थे कि नैतिकता, आज कहीं नजर आती है नैतिकता? ये सत्ता में आए तो अराजकता फैलाई, भ्रष्टाचार किया, अब अनैतिक तरीके से अब जेल में से सरकार चलाने की बात करते हैं। इन्होंने अपने मंत्री का तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ले लिया। आज इनकी स्थिति ये है कि इनका विधायक जेल में, इनका पार्षद जेल में, इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, इनका जेल मंत्री जेल में, इनका शिक्षा मंत्री जेल में, इनका शराब मंत्री जेल में, इनका उप मुख्यमंत्री जेल में, और इनका कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री, वो भी जेल में है। लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहती है कि बीजेपी उनको हरा नहीं पाई, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। शराब का घोटाला फर्जी है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ कहानी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक सिटिंग सीएम को जेल में डालना, इससे पहले हेमंत सोरेन के साथ हुआ ये, और अब हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल दोनों मिले भी आपस में और रामलीला मैदान में एक साथ थे सोनिया जी के साथ। मैंने तो कहा ही था भ्रष्टाचारियों का कुनबा बन रहा है, चोर चोर मुसेरे भाई, सब ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाई। और ये कर क्या रहे हैं? ये पहली बार नहीं हुआ हमेशा। मैं आपको फिर ले जाना चाहता हूँ। जयललिता जी भी मुख्यमंत्री थी, कोर्ट में पेश होने गई थी, वहाँ से गिरफ्तार हुई, इस्तीफा दिया। लालू प्रसाद यादव जी इस्तीफा दिया और राबड़ी देवी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल। आज उसी लाइन पर जो कल तक अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ये परिवारवादी पार्टियां हैं, मुलायम सिंह जी की, लालू जी की, फारूक अब्दुल्ला जी की, इनके स्टालिन जी की, आज उसी तर्ज पे वो अपनी धर्म पत्नी को, जैसे लालू जी ने राबड़ी जी को लाए थे, ये सुनीता केजरीवाल जी को राबड़ी 2.0 के अवतार में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन सरकार जेल से चलाना चाहते हैं। क्या ये उचित है? ये आप तय करिए। क्या ये नैतिक है? ये आप तय करिए। लेकिन एक बात देश ने मान ली है, अगर कोई कट्टर बेईमान है, क्या अरविंद केजरीवाल और सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला है, तो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने बेटियों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आऊंगा, आए। जिन्होंने कहा था बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला नहीं लूंगा, 2 बंगले मिला के शीश महल बनाया, करोड़ों रुपए खाया। यही नहीं, सिक्योरिटी लेने के लिए मना किया था, पंजाब की भी ली, दिल्ली की भी, 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली। अब सारी बातें अगर आप उनकी देखोगे, जिन्होंने कहा था मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, दिल्ली वालों से पूछो भाई कितना अगर पेरिस लंदन बना है। लेकिन फिर मेरा सवाल ये है कि सुनीता केजरीवाल जिस तरह से बयान दे रही हैं, क्या इमोशनल कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी? उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जेल वाली तस्वीरें पूरी दिल्ली में लगा दी हैं कि जेल में बंद है एक सीएम। सबसे बड़ा अपमान उन्होंने किया है कि जो एक तरफ शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगी, बीच में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो। मैं दिखाता हूँ, वो तस्वीर मेरे पास है। अब कल्पना कीजिए, कहाँ जिन लोगों ने देश के लिए अपना इतना बड़ा योगदान दिया, उसमें एक भ्रष्टाचारी की फोटो बीच में टांग दी। इससे बड़ा, और उनके परिवार ने विरोध किया है, भगत सिंह जी के परिवार ने, और ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये ऐसे बता रही थी जैसे पता नहीं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अरविंद केजरीवाल जी का देश के लिए हो गया। अरे कौन सी लड़ाई लड़के आए हैं? ये भ्रष्टाचार के चलते जेल में गए हैं, जिनकी पार्टी ने एक के बाद दूसरा घोटाला किया है। और रमेश जी, देश में कोई किसी राजनीतिक दल से हो, चाहे हमारे से हो या किसी भी राजनीतिक दल से हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और इन जांच एजेंसियों को इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और जिसको जेल भेजना हो तो जेल भी भेजना। लेकिन आपका एक बयान मैं सुन रहा था, आपने बोला कि
सवाल आपसे पूछा गया, दिल्ली के सीएम जेल में और आप कहते हैं कि होली पर अरविंद केजरीवाल की मनोकामना पूरी हो गई। अब कोई जेल में जाने की मनोकामना थोड़ी करेगा कि मुझे जेल में जाना पड़े, तिहाड़ों में रात गुजारनी पड़े। नहीं, आप पुराने वीडियो निकालिए ना, दिखाइए देश को। इन्होंने कहा था कि देखिए ये ईडी वाले नौटंकी करते हैं, मनीष सिसोदिया को समन भेजते हैं, केवल बातों में इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, इनको पकड़ के जेल में नहीं डालते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इनको जेल में नहीं डालते, फिर जब वो जेल में चले गए तब इनको समन आए अरविंद केजरीवाल जी को, एक नहीं 9 बार समन आए ईडी के। क्या इनके पास इतना समय नहीं था कि ईडी के सामने जाके पेश होते? चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, मुख्यमंत्री में कौन सा चुनाव प्रचार था? मार्च तक इनके पास चुनाव प्रचार ही चल रहे थे। क्या बाकियों के लिए जांच एजेंसियां अलग, अरविंद केजरीवाल के लिए अलग? अलायंस वगैरह कर रहे होंगे, कांग्रेस के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, अलायंस भी तो हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताइए जी, आप कोई समय तारीख पूछ के इनसे बता दीजिए कब जांच एजेंसियां काम शुरू करेंगे। चलिए, अब तो तिहाड़ प्रशासन के अंतर्गत है। नहीं, ये अजीब सी बात है कि ये कहते हैं अब चुनाव आ गया तो जांच एजेंसियां क्यों? अरे पूरे साल में कितने चुनाव देश में होते हैं? तो इसका मतलब जांच एजेंसियां बंद हो जाएं। जब हम कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 5 साल में एक ही बार छुट्टी मिल जाए, तो देश का पैसा भी बचेगा, टैक्स पेयर का पैसा भी बचेगा और देश के विकास करने के लिए और समय मिल पाएगा देश को। तो उसका भी ये विरोध करते हैं। इसीलिए विरोध तो नहीं करते कि जांच एजेंसियां काम ना कर पाए। रामलीला मैदान की अभी बात हुई तो पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और एक ही मकसद था उसमें कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। ये सवाल चुनावी मौसम में इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि हमारा देश, एक मुल्क जो है वो एक हेल्दी लोकतंत्र है, लेकिन अगर एजेंसीज ऑपोजिशन के पीछे जाएंगी तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, ये सवाल खड़ा होता है। और ये सारे सवाल मैं सिर्फ नहीं पूछ रहा, ये सवाल कई विदेशी देशों ने भी पूछे हैं, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के बाद। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट पे कोई पाकिस्तान का पत्रकार जाकर विदेश में गुहार लगाएगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं। अगर पंजाब के चुनावों में आतंकवादी संगठन खुले में इनका समर्थन करने आते हैं तो आपने समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी के तार कहां जुड़े। विदेश में रहने वाले जो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं हमने इतने 100 करोड़ की फंडिंग इनकी कर दी, तो आप समझ सकते हैं इनके तार कहां जुड़े हैं। इस पे इनको सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों है कि देश में इनको समर्थन कम मिल रहा है, लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और हल्का करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आज हमें दुनिया से नसीहत लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं और आगे भी होंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी चंदा वसूलने का काम कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल झूठे आरोप है। हमारी 18 राज्यों में सरकार, देश में 300 ज़्यादा एमपी हमारे लोकसभा में, 100 के लगभग एमपी हमारे राज्यसभा में, 400 सीटों वाली पार्टी के पास और 18 राज्यों में सरकार के पास मात्र 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया, जबकि एक राज्य में सरकार वाली तृणमूल के पास 1,600 करोड़ का चंदा आया। कांग्रेस की कहां सरकार है? 40 सांसद नहीं इनके पास इकट्ठे हो पाते। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड तो बीजेपी ने कैश कराया ना, 6,000 करोड़ के। भाई हमारी सीटें तो देखो, 400 सीटों वाला राजनीतिक दल जिसके 400 सांसद हो, 18 राज्यों में सरकार हो, उसके पास मात्र 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया। तृणमूल पार्टी एक राज्य में 1,600 करोड़, कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकारें छोटे छोटे में, और उसमें भी उनके पास 1,400-1,500 करोड़ का चंदा ज्यादा है। आप इस पे मुझे गुणा भाग करके लेकिन ये जो बताना इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको लेकर एक सवाल है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने से बीजेपी फंस गई है? ऐसा बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आज आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पारदर्शिता चुनावों की फंडिंग में लेकर आए, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए। 2014 से पहले के किसी चुनाव का देश ने कितने चुनाव देखे? बहुत सारे। 15 लोकसभा उससे पहले चुनी गई, यानी कि 15वीं लोकसभा 2014 में, 16वीं 2014 में आई और 2019 में 17वीं लोकसभा आई। बिल्कुल, यानी कि उससे पहले 15 लोकसभा के चुनाव हुए।
आप मुझे किसी एक लोकसभा के या विधानसभा के जितने चुनाव हुए उसमें से पॉलिटिकल फंडिंग कितनी मिली, आप मुझे देश के सामने आंकड़े रखो। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, विपक्ष कहता है कि ये मोदी जी उगाही करने के लिए लेके आए, ये स्कीम ही उगाही वाली है। देखो भाई जी, क्या 2014 से पहले देश में चुनाव नहीं हुए? बिल्कुल हुए। चुनावी फंडिंग हुई। क्या आप मुझे एक भी चुनाव की फंडिंग की जानकारी दे सकते हो? नहीं दे सकते आप, है ही नहीं अवेलेबल, तो कहां से क्योंकि अगर किसी को 100 करोड़ रुपया दिया, उनमें से अगर उस नेता ने अपनी पार्टी के नाम पे 10 करोड़ जमा कराया, 90 करोड़ घर ले गया, तो आपको क्या पता होगा? लेकिन कोई चेक से तो आया नहीं। लेकिन कोर्ट ने तो फिर भी नहीं, मैं फैसला दे दिया। आप जी। अमीश जी, वो आपके पास जानकारी नहीं आएगी कितना पैसा आज तक आया, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो जितना पैसा आया वो पार्टी के नाम पे आया, व्यक्ति के नाम पे नहीं आया। पहली बात तो पारदर्शिता आई। दूसरा, आपको जानकारी प्राप्त हो पाई जो मिला। जिस कंपनी ने वो पैसा दिया उसको भी टैक्स का बेनिफिट मिला और राजनीतिक दलों को भी अपने खाते मेंटेन करने पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते मेंटेन नहीं किए। 2000 रुपये से ज़्यादा का नकद चंदा जब आप इकट्ठा करते हो तो आप उसको जानकारी लेनी पड़ती है किसने दिया। कांग्रेस ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरी, और जब आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया तो ना उन्होंने वो वापस फाइल की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। एपेलेट ट्रिब्यूनल गए, वहाँ पे केस हारे, ये कोर्ट गए, वहाँ पर हारे। क्या कांग्रेस के लिए कानून अलग से बनाते हैं? कांग्रेस कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे अकाउंट फ्रीज करा दिए, हालांकि लीन करे थे वो अकाउंट, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो लगातार परेशान है। इसी में उत्तर बचा है जी। जो मैंने पहले कहा कि अगर 100 करोड़ चंदा आया तो पार्टी के नाम पे कितना है और परिवार को कितना गया, तो कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा, परिवार के पास कितना है ये तो अमूमन कहा जाता है, ये बात नॉर्मली हम टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं बोलते, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो उसके नेता अमीर है, पार्टी गरीब है। बीजेपी पार्टी अमीर है लेकिन नेता गरीब है। देखिए, हम लोग कोई राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए। राजनीति आपके लिए एक अवसर है कि आप सत्ता में जब आओ तो सेवा कर सको। प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में काम किया और हमें गर्व इस बात का है कि आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने 23 साल सीएम और पीएम के पद पर रहते हुए एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, एक दिन का अवकाश भी नहीं लिया। और आप देखिए इससे बड़ी पीड़ा का क्षण क्या होगा जिसकी माता जी का देहांत हो जाता है और प्रधानमंत्री जी 2 घंटे के अंदर अग्नि देने के बाद फिर देश के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वाकई ये एग्जाम्पल, उन्होंने क्षण क्षण देश के लिए जिया है, देश के लिए पाई पाई बचाई भी और देश की भलाई के लिए लगाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। ऐसा व्यक्ति कई सदियों में नेता ऐसा मिलता है, ये देश का सौभाग्य है। आज देश को नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री मिला है। जी। तो राहुल गांधी की कॉम्पिटेंस कैसी लगती है आपको? ये मुझे जवाब नहीं देना है। मेरे लिए राहुल जी भारतीय राजनीति में एक सीनियर नेता हैं जो 4 बार के सांसद हैं, 4-5 बार के, और एक राजनीतिक दल जो सबसे पुराना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। लेकिन वो समर्पित कितने हैं, सीरियस कितने हैं और उनका विजन देश के लिए क्या है, इसके ऊपर शायद बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब आपने तो, क्योंकि आप भी बहुत जो मुझे ध्यान में आता है, आपका राहुल गांधी का पॉलिटिकल सफर एक साथ ही लगभग शुरू हुआ होगा। मेरे से सीनियर है, मैं 4 बार का सांसद हूं। वो मतलब थोड़ा सा फर्क है। तो आपने तो उनको सरकार में भी जब थे तब भी देखा, तो आपको क्या लगता है व्हेन यू एनालाइज राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज योर टेक? आपका व्यू क्या है? मैं जब भी देखता हूं मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए, जैसे ही राहुल गांधी जी कहीं पे कुछ बोलते हैं मुझे पता चल जाता है इस बंजर भूमि में भी बीजेपी के लिए कमल खिलने वाला है। जी। एक और सवाल है, फिर मैं आगे सवाल बढ़ाता हूं। क्या सवाल है आपका? आप तो फिटनेस की एडवाइस लीजिए अनुराग जी से। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा
कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कोई ऐसे कड़े नियम नहीं है जहां आज देश का युवा और छात्र अपना यूट्यूब चैनल चलाकर पत्रकारिता कर सकता है, बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने खुद बना सकता है। और अब तो आरएनआई की प्रक्रिया भी आसान हो गई, अपना अखबार भी आजकल युवा अपना चला सकता है। तो ये तो मेरा धन्यवाद था। और सवाल ये है, आपसे हर जगह कई जगह पूछा भी जाता है कि अगर बीजेपी आपको सीएम बनाना चाहेगी तो आप बनना चाहेंगे, पसंद करेंगे या नहीं। और कई बुद्धिजीवियों का ये भी मानना है कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में आती है तो वहाँ पर सीएम वही बनता है जिसको संघ चाहता है। इस पर आपकी क्या मानना है? देखिए, मैं दो बातें कर दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहीं पे भी हस्तक्षेप बीजेपी के राजनीतिक निर्णयों में बिल्कुल नहीं होता है। जहां दूसरी ओर मेरी बात है, मैंने कभी ये भी नहीं चाहा था कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन जब मुझे अवसर मिला आने का तब मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेहनत की है, जो भी भूमिका पार्टी ने दी लोकसभा चुनाव लड़ने की, 4 चुनाव आज तक लड़ा हूँ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर बार नए रिकॉर्ड के साथ चुनाव जिताया है। 5वीं बार लड़ने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है अब की बार 5 लाख पार करके ही आएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने सीएम वाला सवाल पूछा, ये सवाल मेरे पास कई बार अमीश भाई सामने आता है। राजनीति में केवल पद से ही सब कुछ नहीं होता। और आप जैसे युवाओं के बीच में इसलिए बात को विस्तार में बता रहा हूँ, कई बार बाहर से राजनीति बहुत आसान दिखती है, उतनी आसान है नहीं। मैं पिछले 48 घंटों मुश्किल से 4-5 घंटे ही सो पाया हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में रहें, पत्रकार बने, अपनी कंपनी चलाएं या कुछ एनजीओ चलाएं या कुछ भी आप करें, आप दिल से करें, देश के लिए करें और ये अवश्य सोच के चलें कि आपका ये योगदान विकसित भारत बनाने के लिए होगा। हम अमृत पीढ़ी हैं, हम इस अमृत काल से भारत को स्वर्णिम काल में अगले 25 सालों में ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का और मोदी जी का सपना विकसित भारत का अवश्य पूरा करेंगे 2047 से पहले। किसी भी भूमिका में रहे, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा। मैं एमपी बना तो एक और तो मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए एम्स लाया, पीजीआई लाया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT, NIT, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, कई केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन वे, रेल लाइन, वंदे भारत, सब कुछ लाया। लेकिन इसके अलावा जब मुझे लगता था कि मैं और क्या करूं, तो अमीश जी हमने कुछ संगठनों के साथ मिलकर मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाए, जो 3 चलते थे, आज 30 चलते हैं। 10 लाख लोगों का मुफ्त में जांच उपचार उनके घर द्वार जाके किया। हमने 12,000 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त में शिक्षा पिछले 2 सालों में देने की शुरुआत कर दी। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर, हज़ारों महिलाओं को उसके लिए खड़े किए। युवाओं को खेलकूद में आगे बढ़ाने के लिए खेल महाकुंभ शुरू किया, जहां 50,000 से ज़्यादा युवा एक साल में भाग लेते हैं। भारत दर्शन योजना मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए किया। तो आपको कुछ ना कुछ नया करना है जहां पर आप समाज के लोगों के लिए कुछ कर सकें। जब आपके बीच में वो पैशन आएगा तो आप चुनाव की चिंता नहीं करते हो, क्योंकि आप जनता के साथ लगातार जुड़े रहते हो। इसलिए आप कहीं पे भी जाइए, कोई एक सेक्टर चुन लीजिए जहां पर आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात उस समाज में वो बदलाव के लिए आप एक भागीदार बन सकें। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस पे जो ये तो भगदड़ मची हुई है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का रोल है या कांग्रेस खुद जिम्मेदार है? देखिए, अगर कोई अपना कुनबा ना संभाल पाए तो इसके लिए हमें जिम्मेदार तो मत ठहराइए। अब वो वहाँ पे रह के कहेंगे सनातन को ख़त्म करना है, हिंदू ख़त्म करना है, हिंदी के खिलाफ बोलना है, देश को उत्तर और दक्षिण में अलग अलग हिस्सों में देखना है। अब ये अगर कांग्रेस पार्टी की सोच हो गई है तो कांग्रेस के नेताओं को भी लगता है आलोचना का कोई आधार तो हो। अभी गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने बोला अब मैं सनातन को और गाली नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने एक तरह से खुलासा कर दिया कि कांग्रेस में जो सनातन को गाली देता है उसको प्रमोशन मिलती है, जो मोदी को गाली देता है उसको प्रमोशन मिलती है। क्योंकि शायद कांग्रेस ने आज तक बांटो और राज करो, अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी सोच को कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया था। और ये कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी, आज वो कहते हैं जाति जनगणना से लेके बाकी सब करते हैं। अरे भाई, आपकी इतने साल सरकार रही, आपने तब क्या किया? ये तो मोदी जी की सरकार में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। हमने, ये तो ओबीसी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं। लेकिन हम कोई ढंडोरा थोड़ी पीटते फिरते
कि मोदी जी ओबीसी हैं। सबसे ज़्यादा मंत्री ओबीसी के हमारी सरकार में है, सबसे ज़्यादा महिला मंत्री हमारी सरकार में है। शक्ति को लेकर राहुल गांधी ने बोला तो एक चेन रिएक्शन हुआ। सुप्रिया श्रीनेत ने, कंगना रनौत आपके हिमाचल मंडी से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने जो बयान लिखा, और उसके बाद हेमा मालिनी जी जो कि जानी मानी एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की और तमिलनाडु से आती हैं, मथुरा से चुनाव भी लड़ रही हैं, उनके बारे में कांग्रेस के एक नेता ने क्या बयान दिया उसको शायद मैं इस मंच पे बोल भी नहीं सकता। ये क्यों हो रहा है? इन्होंने नारी का अपमान किया है। पर आप शॉक थे जब आपने सुप्रिया श्रीनेत का वो पोस्ट देखा जो उन्होंने बात लिखी थी? मतलब वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा शब्द कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने नहीं, दो ने नहीं, कईयों ने अब तक ये कर दिया। जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी महिलाओं का अपमान करेंगे, शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात करेंगे और ऐश्वर्या राय या बाकियों के खिलाफ भी टिप्पणी उस तरह से कर देंगे, नाचने वाली करने वाली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब संदेश खली की बात आई तब खड़गे जी ने क्या कहा कि महिलाओं के खिलाफ तो ऐसे घटनाएं होती। अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं? संदेश के लिए तो बहुत दर्दनाक है। अरे इसमें तो कोई दो राय अत्याचार, नहीं। बलात्कार, उत्पीड़न जैसी घटनाएं और एक महिला मुख्यमंत्री के संरक्षण के नाक के तले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा था और खड़गे जी और राहुल गांधी जी चुप बैठे थे। प्रियंका गांधी जी कहती थी लड़कियों लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ने के लिए कहीं दिख नहीं पाई थी। क्यों? और एक के बाद दूसरी अभद्र टिप्पणी। ये इनकी सोची समझी साजिश है, महिलाओं का अपमान करना, इससे पहले सनातन का अपमान करना। लेकिन मैं एक बात कह दूं इनको, ये मोदी पर राहुल जी सरकार ने है। तो बोला था मैं हिंदू धर्म में शक्ति शब्द से लड़ना चाहता हूं, और क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माता चिंतपूर्णी का दरबार भी आता है, माँ ज्वाला नहीं, अगर आप देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आएंगे, वो शक्तिपीठ है माँ सारी। नैना देवी, माँ चिंतपूर्णी, माँ ज्वाला जी, माँ ब्रजेश्वरी देवी, माँ चामुंडा देवी से लेकर माँ हिडिंबा देवी तक अनेकों मंदिर हिमाचल में है। हम तो देवियों के आशीर्वाद से ही आगे बढ़ते हैं, देवभूमि से आकर। लेकिन उन्हीं देवियों के खिलाफ, शक्ति के खिलाफ कांग्रेस लड़ने की बात करती है। जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं 97% हिंदुओं को हरा कर आए हैं। ये सोच है इनकी। लेकिन मैं एक बात बता दूं अमीश जी, इतनी देवियों की बात करी अनुराग भाई ने, बोलो साचे दरबार की जय। मैं इतना जरूर जी। कहना चाहता हूं, जो हिंदू को दबाना चाहते हैं, जो सनातन को कुचलना चाहते हैं, उनको इतना ही कहूंगा, मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेसी क्या चीज है? सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा मेरे भाई। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। लेकिन रायबरेली और अमेठी से तो स्मृति जी लड़ रही हैं। अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? लेकिन एक स्वयंभू कैंडिडेट आ गए हैं मैदान के अंदर, मैं दिखाना चाहता हूं और आपको उनसे मिलवाना भी चाहता हूं। प्ले करिए बाइट जरा। जो वहाँ की अभी सांसद हैं, उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ। अब ये बनना भी चाह रहे हैं, लड़ना भी चाह रहे हैं। अब तो जीजा साले के बीच की बात है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के एंट्री पे आप क्या बोलते हैं? मतलब ये घोषणा उन्होंने करी है कि वो ही वांट्स टू फाइट। अब वो लड़ना चाहेंगे तो कौन मना करेगा? देखिए, आपने एक ऐसे परिवार की बात छेड़ी, अब इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है अच्छा लगता भी नहीं कि कांग्रेस को तय करना है किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी अब RSVP पार्टी बन के रह गई, राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका पार्टी जी। और ये इसलिए यहीं तक परिवार तक ही सोचते हैं। इनके पास कोई नेता है नहीं जो चुनाव लड़ पाए, और जिसको बार बार लॉन्च करने का प्रयास, नेता बनाने का प्रयास सोनिया जी ने किया, वो नेता वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं। वो वायनाड पहुँच गए हैं, लेकिन वायनाड की जनता ने मन बना लिया है कि अगर SDPI PFI का समर्थन लोगे तो यहाँ से भी साफ हो जाओगे। मैं इतना ही कहूँगा अमित जी, कोई लड़े, लोकतंत्र है, कोई लड़ सकता है, लेकिन ये अहंकार की एक ही परिवार से होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब ये गांधी परिवार में एक ये तो नई पॉलिटिकल एंट्री है। जो प्रियंका जी एंटर हो गई, राहुल जी तो पहले ही आ गए थे, सोनिया जी भी थी, अब ये रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री अब है। सारे पटाखे फुस हो लिए तो एक आधा और आ जाए। क्या आपको लगता है दक्षिण भारत में कमल खिलेगा? मैं
उदाहरण देता हूं, आप उससे समझ लीजिए क्या होने वाला है। जी त्रिपुरा में हमारी एक सीट नहीं आती थी, हमने वहां दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जी असम में हम कभी जीत नहीं पाते थे, दूसरी बार हमने सरकार बनाई। साथ लगते हरियाणा में एक बार नहीं, दूसरी बार हमने सरकार बनाई। ऐसे बहुत सारे राज्य जहां हमारी सरकारें बनती नहीं थी नॉर्थ ईस्ट में, वहां आज एनडीए की सरकारें हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बंजर भूमि पे भी हमने कमल खिलाकर दिखाया है। अब तो 10 साल की उपलब्धियां, मोदी जैसा नेतृत्व है, 400 पार करके दिखाएंगे। दक्षिण में भी इतिहास बना। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है तो इतने नेताओं को क्यों लेना पड़ रहा है? नवीन जिंदल को अभी आपने ले लिया, अब कांग्रेस कह रही है कि इन पे तो भ्रष्टाचार का आरोप था। ऐसे ही कई सारे नेताओं को आपने ले लिया जिनके ऊपर आरोप लगे थे। प्रफुल्ल पटेल एनडीए का पार्टनर है, जिसको बीजेपी ने लिया उसको आपके गठबंधन ने ले लिया, तो क्या करिएगा? देखिए, जिनके कि ये वॉशिंग मशीन का एक टैग आप पर लगाया जाता है। नहीं, अच्छा है, जो आरोप विपक्ष को लगाने ही चाहिए जी, लेकिन मुझे भी इसका उत्तर देना है कि आरोप लगे, आरोपों के बाद तथ्य जुटाने पड़ते हैं, जांच करनी पड़ती है और कोर्ट में वो सबूत देने पड़ते हैं। ये जांच एजेंसियां अपने काम को जारी रखें, चाहे वो भाजपा का नेता हो या किसी गैर भाजपा दल का नेता हो। जिसने भ्रष्टाचार किया है, मेरी मांग, और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार में कहीं हस्तक्षेप नहीं होता है। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो निष्पक्ष जांच करें, सबूत इकट्ठे करें और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो। जी, मैं अब क्योंकि आप गारंटी की बात कर रहे हैं, 400 सीटों की बात कर रहे हैं, तो मैं दो नेताओं की आपको बाइट सुनवाना चाहता हूं। वो है लालू यादव और चरणदास महंत। चरणदास महंत लीडर ऑफ अपोजिशन है, छत्तीसगढ़ के और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दोनों की बाइट सुनिए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या शब्द बोले और किस अंदाज में बोले। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? लालू जी ने बोला कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है। चरणदास महंत तो कह रहे हैं कि मोदी का मुंह तोड़ने के लिए, सर तोड़ने के लिए हमें लोग चाहिए। देखिए, सांसद भेजिए आप। कोई फोड़ने की बात करता है, कोई सिर तोड़ने की बात करता है, कोई देश में आग लगाने की बात करता है, कोई लोकतंत्र खत्म करने की बात करता है। जब इनके पास देश के लिए कोई विजन ना हो तब ये ऐसी ही बातें करेंगे, क्योंकि मूल मुद्दों से ध्यान हटकाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, हम लोग जनता के बीच में अपनी 10 साल की उपलब्धियां, भारत का बढ़ता मान सम्मान और मोदी जी की लोकप्रियता, उनका काम, इसको लेके जा रहे हैं। हम उसी पे ही चलेंगे जी। मोदी जी का नाम और भारतीय जनता पार्टी का कि काम। मोदी जी के परिवार पर जो टिप्पणी हुई, बीजेपी ने के सब नेताओं ने लिखा, आपने भी लिखा कि हम मोदी जी का परिवार हैं, कई सामान्य लोगों ने भी लिख दिया। तो क्या ये वाकई चौकीदार चोर टाइप की मूवमेंट बीजेपी के लिए है? देखिए, जितने मर्जी आरोप लगाएं, मोदी जी पर चिपकता नहीं है। लोगों को पता है कि ना उनका अपना कुछ है ना किसी और का कुछ है। उनको तो जो मिलता है वो भी वो पीएम रिलीफ फंड से लेके बाकी सब में योगदान दे देते हैं। यानी कि मोदी जी का अपना कुछ नहीं। मोदी जी का अपना कोई है तो 140 करोड़ भारतीय उनके परिवार के रूप में है जी। इसलिए लोग लिखते हैं मैं भी मोदी का परिवार। मैंने भी लिखा मैं भी मोदी का परिवार। मैं तो चलो उनके राजनीतिक दल से हूँ, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैं भी मोदी का परिवार, बहनें कहती मैं भी मोदी का परिवार। सर, जैसा कि हमने आए दिन मोदी जी को कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हुए सुना है, और अभी शो के शुरुआत में आपने भी ये बात बोली कि अगर बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो यकीनन भारत जो है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं बीजेपी की, वो कौन से टॉपिक्स, वो कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिन पर वो काम करेंगे, जिन्हें वो हाईलाइट करेंगे, जिनसे आप ये टारगेट अचीव करने वाले हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी का? पिछले 10 सालों में क्या बदला है? 10 साल पहले मात्र 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की सड़कें थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर है।
उस समय केवल 5 शहर मेट्रो के साथ जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो के साथ जुड़े हैं। उस समय 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत है। उस समय 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन थी, आज 41,000 किलोमीटर है। आज हम पोर्टवेज भी बना रहे हैं, नेशनल हाईवे भी बना रहे हैं। दिन में 91 किलोमीटर रूरल सड़कें और 34 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे हैं। उस समय 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। उस समय 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज हैं। उस समय 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटी हैं। उस समय 16 IIM थे, आज 23 हैं। 12 IIT थे, आज 19 हैं। उस समय अगर आप देखेंगे तो भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। आप कोई क्षेत्र उठाकर देखिए, भारत ने जो 60 साल में अचीव किया, उससे ज्यादा 10 साल में मोदी सरकार में अचीव किया। मुझे लगता है इससे ज्यादा एलॉबरेट आपको जवाब नहीं मिल सकता है। नॉन स्टॉप बोले हैं, तो दूसरी बार जोरदार तालियां। नॉन स्टॉप बोले हैं, सारी उपलब्धियां। मुझे लगता है कि अब बढ़ते हैं आगे। IPL फॉलो कर रहे हैं आप, क्योंकि आप खेल मंत्री भी हैं, IPL फॉलो कर रहे हैं आप? मैं अखबार में या फिर फोन पे स्कोर देख लेता हूं और कौन जीता जी। लेकिन एक बात तो है कि क्रिकेट में अब एक के बाद दूसरे बड़े स्टार्स निकल के आ रहे हैं। ऐसे बाकी खेलों में भी हमारे, अगर आप देखिए अमित जी कभी, लेकिन आजकल ग्राउंड में हूटिंग भी हो जाती है। मतलब जो ट्रोलिंग पहले सोशल मीडिया पे होती थी, प्लेयर्स की ट्रोलिंग होने लग गई है, तो उस पर कुछ कहना चाहते हैं? हाल ही में एक बहुत बड़ा राहुल जी मैच देखने नहीं गए कहीं पे? नहीं, मैं राहुल की बात नहीं कर रहा। अच्छा। मैं हार्दिक पांड्या की बात कर रहा हूं, जो उनके साथ घटना हुई ग्राउंड पे। नहीं, देखिए क्राउड का एक स्वभाव है, वो किसी की भी ट्रोलिंग कहीं पे भी कर सकता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, खेल ने आज हमारी वो क्षमता बना दी है जी कि कभी हम लोग सेंचुरी बनाते थे क्रिकेट की फील्ड में जी, लेकिन हमने खेलों को इतना विस्तार और इतना आगे बढ़ाने का काम किया कि अब की बार जब एशियन गेम्स हुए तो भारत ने 107 मेडल जीते तालियां हैं। हमारे सब मेडल विजेता के लिए। लेकिन नेता पार्टी बदलते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है। उस बेचारे ने टीम के बदल ली, लोग पीछे पड़ गए। देखिए, ये तो IPL में क्या है, फ्रेंचाइजी के ऊपर निर्भर करता है आपको किस खिलाड़ी को रखना, जी। किसको छोड़ना है। अगर मुंबई को लगा होगा कि उनकी टीम में इस खिलाड़ी का उपयोग ज़्यादा है और गुजरात को लगा होगा हमारा इसके बदले दूसरा आ सकता है, तो क्यों नहीं। ये तो प्रोफेशनल क्रिकेट है बिल्कुल, और इसमें लीग में यही है। दुनिया भर में मैं वही कह रहा हूं कि जब नेता पार्टी बदल लेते हैं तो लोग उनको वोट भी दे देते हैं, जितवा भी देते हैं। अब उन्होंने अगर अब टीम बदल ली तो उनको इस तरह से ट्रीट करना ये वाकई गलत है, ये मुझे पर्सनली लगता है। मैं इतना ही कहूँगा, IPL आज बहुत लोकप्रिय टूर्नामेंट हो गया। इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, नए खिलाड़ी उभरते हुए चेहरे मिलते हैं, और इसी तरह हमें बाकी खेलों में भी लीग्स को और मजबूत करना चाहिए ताकि भारत में खेलों का और सिस्टम और सुदृढ़ हो। एक सवाल क्या है सर, आप BCCI के युवा अध्यक्ष भी रहे हैं और आपने रणजी भी खेला है, तो सर एक मेरी निजी इच्छा है कि मैं आपके साथ क्रिकेट थोड़ा खेल सकूं। क्रिकेट आपके साथ कहाँ खेलोगे भाई? यहाँ पर खेलेंगे तो आपके लिए बैट बॉल हमें मंगाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ है कि नहीं बैट बॉल, इधर है भाई, है। हाँ। आइए तो अब चलो आइए पहले आ जाओ खेल लेते हैं। अब आप एक बॉल करिए। मारूंगा नहीं, रोकूंगा, ठीक है? कि मार दूं? मार दें? चलो क्या के मारता हूं, देखो बताओ कहां मारना है। नहीं, वीडियो बॉल मत तुड़वाना भाई, ऊपर मारे। हमारी लाइट और वीडियो बॉल मत तुड़वाना। चलो ओ वही लगी ना जी, जैसे ही। ओ चलिए, बॉल ही खो गई। ना रहेगी, ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा बॉल, ना होगी बैटिंग। चलो चलिए, जोरदार तालियां अनुराग ठाकुर के लिए। अनुराग जी, अब आप खड़े रहिए, बिल्कुल आखिरी दौर है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, पीछे तस्वीरें आएंगी और अनुराग जी आपका रिएक्शन लूंगा मैं। पहली तस्वीर देखते हैं किसकी आ रही है, मेरे लिए भी सरप्राइज है ये। अब बताइए, प्रतिभा सिंह हैं, सुक्कू जी हैं और विक्रमादित्य। देखिए, अपनों में घिरे नजर आ रहे हैं। तो सरकार बचेगी इनकी कि नहीं बचेगी? मैं कह रहा हूं अपनों में घिरे नजर आ रहे हैं। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। राहुल जी और प्रियंका जी। देखिए क्या बात है।
तो प्रियंका जी राहुल जी से कुछ कह रही हैं। फोटो बहुत अच्छी है, वैसे फोटो बहुत अच्छी है। खरी खोटी सुना रही हैं कि सलाह दे रही हैं? अच्छा चलो ये मानते हैं। ऑडियंस कह रही है, सलाह दे रही है कि इलेक्शन मत लड़ो, पर लड़ रहे हैं वायनाड से। वैसे कहीं प्रियंका जी टिकट तो नहीं मांग रही? जी चलिए अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। अब ये सब दो तो बीजेपी में आ चुके हैं, तीसरा कह रहा है कि कांग्रेस में कोठरी कल्चर है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, आपस में झगड़े हो रहे हैं हमारे। देखिए, दो के तो मैंने बयान सुने कि कैसे त्रस्त हो गए कांग्रेस में। जी दूसरा मुक्केबाजी करके आ गए हैं। जी अब अगली तस्वीर कौन सी आ रही है? मेरा पीसीआर कह रहा है बड़ा सरप्राइज है अनुराग जी के लिए, देखते हैं कौन सी है। ये तो आप ही की है। मैंने फिर एक ये बार, लग नहीं रहा कोई नेता है, वैसे मतलब लग रहा है कि कोई हैंडसम बॉय है। ये पार्लियामेंट के बाहर की फोटो है, नए संसद भवन के बाहर। और मैं क्रिकेट खेलता रहा तो मुझे पता है हैट्रिक का मतलब क्या होता है। आपको भी पता है हैट्रिक का मतलब क्या होता है? तो हैट्रिक यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हम सब तैयार। जी अगली और आखिरी तस्वीर है, देखते हैं किसकी आ रही है और क्या हो रहा है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं कश्मीर में और फॉर्मूला रेस हो रही है कश्मीर के अंदर। यही बदलते भारत की तस्वीर है। कश्मीर में कितनी शांति आई है। आप कभी सोच सकते थे कि सचिन तेंदुलकर श्रीनगर में जाके, कश्मीर के किसी हिस्से में जाके हमारे कश्मीरी भाई बहनों के साथ क्रिकेट खेलेंगे? कभी सोचा था? अरे आप तो छोड़िए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी कभी कश्मीर जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। अगर यात्रा के बाद किसी ने जाके वहाँ पे भी छुट्टियाँ मनाई तो मोदी सरकार ने इतनी शांति लाई है कि दोनों भाई बहन बर्फ़ के गोलों के साथ खेल रहे थे। तो ये बदलता भारत है, ये मजबूत भारत है, ये सुरक्षित भारत है। और इसलिए मैंने कहा 10 साल में, ये अहंकार नहीं, ये काम बोल रहा है कि 10 साल में हमने मजबूत नींव बनाई है, अब विकसित भारत बनाना है। चलिए अनुराग जी, आप हमारे साथ आए और इस मंच पर आपने तमाम सवालों के बेबाक जवाब दिए, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल है, अपने लिए कितना वक्त मिल पाता है, परिवार के लिए कितना वक्त मिल पाता है? जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आ जाएं तो सारा समय अपना ही होता है, यानी कि जनता के लिए ही समर्पित हो तो सारा समय अपना ही है। परिवार का पूछो मत। अगर पत्नी अच्छी है तभी जाके राजनीति में इतना लंबा चल पाते हो, नहीं तो नहीं चल सकते, क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा सहयोग होता है। हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि मतलब आपका वर्क और वाइफ बैलेंस दोनों ठीक है? बहुत अच्छा है। और मेरे बच्चे, दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। एक की उम्र 20 साल होगी, लेकिन मुझे पता नहीं 20 साल का हो गया आपका बेटा? मेरा बेटा 20 साल पर का। लगते नहीं है कि आप 20 साल के बेटे के पिता हैं, लगते हैं भाई। और पता नहीं कब 20 साल निकल गए, ये भी पता नहीं चला। इसलिए राजनीति में बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन आप जब देखते हैं, कभी पब्लिकली आके बैठो, किसी की बेटी आपकी गोद में आके बैठ जाए, किसी का बच्चा आएगा और फिर गाना गाना शुरू करेंगे, राम आएंगे तो कुछ गुनगुना दीजिए। बाकी लोग एक बारी हो जाए। मैं मनोज तिवारी और नहीं, मनोज तिवारी तो नहीं बैठ रहे, फिर भी ना, क्यों बाकियों को भगाना चाहते हैं? चलिए, वाकई राम मंदिर, एक सवाल चल, क्योंकि आपने राम का जिक्र कर लिया, तो राम के बिना तो ना शुरुआत है ना अंत है। तो जब राम मंदिर बन के तैयार हो गया और जब रामलला के दर्शन हुए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धूमल साहब का क्या कहना था, क्योंकि उन्होंने तो वो पूरी लड़ाई देखी, वो पालनपुर का अधिवेशन देखा, जब बीजेपी ने वो सुंदर सपना देखा रामलला का मंदिर बनाने के लिए। तो धूमल साहब का क्या कहना था, आपके पिताजी का क्या कहना था? देखिए, मुझे लगता है पूरा देश ही बहुत एक और उत्साह में था, तो बहुत भावुक भी था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पालमपुर अधिवेशन में हमने वो रेजोल्यूशन पास किया था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं अमीश जी की 3-3 पीढ़ियाँ भाजपा और जनसंघ की चलेगी, जहाँ पर धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाना, राम मंदिर बनाना, कई बार तो लगता था हो भी पाएगा कि नहीं होगा। लेकिन इस देश की महान जनता ने जब रिकॉर्ड वोट नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को दिया तो हमने जो कहा था वो करके दिखाया और भव्य राम मंदिर का निर्माण तो करवाया ही,
सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक बौद्ध सर्किट और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवाया। इमोशनल हो गए थे आप जब रामलला की पहली तस्वीर देखी? रामलला की, देखिए मैं तो 1994 में भी गया जब मैं क्रिकेट खेलता था। उस समय इसको फैजाबाद कहा जाता था, अयोध्या जी को। मैंने तब भी खुले में टेंट में रामलला की वहाँ पर पूजा की और बहुत दुख होता था कि अपने ही देश में ये कैसे स्थिति है। लेकिन निर्णय आने के बाद 2 साल के अंदर ही भव्य राम मंदिर का निर्माण करना और जो प्रतिमा बनी है वो किसी को भी भावुक कर दे, वाकई मन मोहने वाली है। और शिल्पकार ऐसे हों तो मुझे लगता है बहुत सुंदर बने हैं। नहीं, ये तो मतलब राम और मंदिर। धूमल जी की आपने बात कही तो सौभाग्य से उस दिन मैं अपनी कुल देवी अवा देवी वहीं पर ही था जी, तो वहाँ पे भी करके मेरे घर पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। पूरा गांव हमारे घर पे पूजा पाठ उस दिन कर रहा था। धूमल साहब तो इमोशनल हो गए होंगे। बिल्कुल, बहुत इमोशनल थे क्योंकि उनकी पीढ़ी ने जो सोचा था उस समय वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए अनुराग जी, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन का जो पहला इंटरव्यू किया था वो तो बादल साहब का किया था, लेकिन मैंने जो अपने जीवन का सेकंड इंटरव्यू किया था वो धूमल साहब का किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में आने के लिए। जोरदार तालियां अनुराग ठाकुर साहब के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए। तो फिलहाल इतना ही व्यूअर्स, आप सबको मेरे नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।